बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नदीम है। मेरा ताल्लुक गांव से था। उस वक्त मैंने स्याह रंग की शेरवानी पहनी हुई थी, सर पर लाल रंग की पगड़ी थी और शाने पर अजरक डाली हुई थी। मैं उस वक्त एक कमरे में बैठा हुआ अपने सामने बैठी 12 साला लड़की को देख रहा था, जिसे उसकी अम्मा समेत कुछ और लड़कियां दुल्हन की तरह सजा रही थी। और वो लड़की हैरानी से ये सब देख रही थी। वो अपनी अम्मी से पूछ रही थी, माँ, आज किसकी शादी है? उसके सवाल पर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, सनम, आज तेरी शादी है। इस सवाल पर वो लड़की तहय्युर से अपनी माँ को देखने लगी। फिर बोली, इतनी जल्दी कैसे? आप तो कहती थी कि जब मैं पढ़ लिख जाऊंगी तब आप मेरी शादी किसी इंजीनियर से करेंगी। क्या आपको मेरे लिए इंजीनियर मिल गया है? उसके सवाल पर उस कमरे में मौजूद हर फर्द की आंखें नम हो गईं, जबकि मैं लब भींचे गुस्से में बैठा हुआ था। मुझे उस लड़की पर और उसके पूछे जाने वाले मासूमाना सवालात पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। अब वो लड़की सनम रोने लगी थी। थोड़ी देर बाद मेरा और उसका निकाह हुआ। फिर रुखसती का वक्त भी आ गया। वो रोते हुए अपनी अम्मी से और भाई से इल्तिजा कर रही थी कि मुझे खुद से दूर मत करें। उसका रोना देखकर मैं फ़कत अपना गुस्सा जब्त ही कर रहा था। वो जिद कर रही थी कि घर के किसी फर्द को ही साथ लेकर जाएगी, मगर सबके समझाने पर वो पूछने लगी, अम्मी, अब्बू, भाई, आप कल तो आएंगे ना मुझे लेने? ये सुनकर सबको सांप सूंघ गया। कोई भी इस बात का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता था और अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं गुस्से में आगे बढ़ा और उसका बाजू सख्ती से अपने सख्त हाथ में दबोचा और उसे तकरीबन खींचता हुआ वहां से ले जाने लगा। वो रोते हुए ऊंची आवाज में बोल रही थी कि उसे अपने घर वालों के साथ रहना है, मेरे साथ नहीं जाना। मगर परवाह किसे थी? मैं उसकी किसी बात पर भी दिल नर्म किए बगैर उसे बेदर्दी से घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। उसे गाड़ी में फेंकने वाले अंदाज से बिठाया। वो रो रही थी। उसके रोने की आवाजें मेरे सर पर हथौड़ी की तरह लग रही थी। मैंने उसे खामोश करवाने के लिए उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा और चीख कर बोला कि अगर अब तुम्हारी आवाज आई तो तुम्हें गोली मार दूंगा। मैंने उसे डराने के लिए गाड़ी के डैशबोर्ड से पिस्तौल उठाई। पिस्तौल को देखकर उसने सहम कर रोना बंद कर दिया। मैंने एक नज़र उस पर डाली और फिर दोबारा ड्राइविंग करने में मसरूफ हो गया। मेरी और उस लड़की सनम की उम्र में 15 सालों का फर्क था। वो मुझसे 15 साल छोटी थी और अब मेरी बीवी बन चुकी थी। उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। थोड़ी देर में हम लोग हवेली में दाखिल हुए। मेरी अम्मी सनम को देखकर उठ खड़ी हुई। उन्होंने सनम के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और मुलाजमा को हुक्म दिया कि जाओ, इस लड़की को स्टोर रूम में बंद कर दो। ये सुनकर मुलाजमा भागती हुई आई और सनम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो सनम को घसीटती हुई वहां से खींच कर ले जा रही थी, जबकि सनम मुजाहिमत की भरपूर कोशिश कर रही थी। वो चीख चीख कर अपने बहन भाई और माँ बाप को बुला रही थी। उसकी इस हवेली में इल्तिजाएं बेसूद थी, क्योंकि यहाँ कोई भी आहो फगा सुनने वाला नहीं था। मुलाजमा ने उसे स्टोर रूम में धक्का दिया। उस स्टोर रूम में सिर्फ पुराना काठ कबाड़ पड़ा था। न यहाँ कोई बल्ब था और न पंखा, न रोशनदान और न खिड़की। सो दिन के वक्त भी यहाँ गहरी तारीकी होती थी कि अपने करीब की कोई शय भी नजर नहीं आती थी। मुलाजमा स्टोर रूम का दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा चुकी थी। अब सनम की चीखने की आवाजें दूर दूर तक जा रही थी। वो कह रही थी कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मुझे अम्मी के पास छोड़ाएं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या किया है? उसके सवालात जारी थे, मगर हम में से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर में खाना टेबल पर लग गया और हम सब लोग खाना खाने लगे। स्टोर रूम से सनम यानी मेरी नई नवेली दुल्हन के रोने की आवाजें आना बंद हो चुकी थी। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो स्टोर रूम में ठीक भी थी या नहीं। ऊपर से गर्मियां भी उरूज पर थीं। हम लोग खुद तो एसी में बैठे थे, मगर उस स्टोर रूम में हवा, एसी या पंखे का नामो निशान तक न था। दोपहर के 4 बज गए थे। मैंने मुलाजमा को हुक्म दिया कि वो स्टोर रूम से जाकर सनम को ले आए। मेरे एक ही हुक्म पर वो चली गई। थोड़ी देर बाद मुलाजमा घबराई हुई आई और कहने लगी, सनम बीबी बेहोश हो गई है। ये सुनकर अम्मा भी कहने लगी, उसको वहीं पड़े रहने दो जब तक होश नहीं आ जाता। अम्मा भी के लहजे में बेदर्दी थी, बेहिस्सी थी और मेरे तासुरात भी यूं थे जैसे मुझे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। हालांकि वो मेरी बीवी थी और थी भी कम उम्र। शायद उसे अपने घर वालों से जुदाई का बहुत सदमा पहुंचा था। शायद वो ये भी ना जानती हो कि उसकी शादी क्यों की गई थी। मैंने मुलाजमा से कहा कि जब उस लड़की को होश आए तो उसे मेरे कमरे में छोड़ देना। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। अब मैं आराम करने की गर्ज से अपने कमरे में जाना चाहता था। अम्मा भी मुझे कहने लगी, नदीम, तुझे याद है ना वो लड़की कौन है? तरस तो नहीं आ रहा तुझे उस पर? और तुझे उसके साथ क्या सलूक करना है तू जानता है। ये सुनकर मैं तलखी से हंसा और बोला, इस बात को मैं कभी नहीं भुला सकता, मुझे सब याद है। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला आया। मेरा ताल्लुक अमीर घराने से था
हम लोग जद्दी पुश्ती अमीर थे। हम लोगों की ज़ात चौधरी थी। हम जिस हवेली में रहते थे वो गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। अभी मेरी आंख लगी ही थी जब मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मेरे दोस्त की कॉल थी और वो मुझे किसी ज़रूरी काम से बुला रहा था। सो मैंने सोने का इरादा तर्क किया और उठकर चला गया। और जब वापस आया तो रात हो चुकी थी। जाने से पहले मैं सबको बता कर गया था कि वापसी पर देर हो सकती है। अब रात के 11 बज गए थे। उमूमन इस वक्त तक हवेली में सभी लोग सोने की तैयारियों में मसरूफ होते थे। हम लोग रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने के आदी थे। जब मैं हवेली में आया तो मुलाजमा की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि अम्मा भी सो चुकी हैं, बाकी भी सब अपने कमरों में हैं। मजीद वो बोली कि सनम को अम्मा भी और मेरी बहन नाजनीन ने बहुत मारा है। वो कहने लगी कि सनम बीबी की हालत बहुत ख़राब है। जिस तरह मुलाजमा उस लड़की पर तरस खाकर मुझे बता रही थी, मुझे मुलाजमा पर गुस्सा आने लगा। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा कि अगर तुमने अब उस लड़की से हमदर्दी जताई तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। मुलाजमा को बावर करवा कर मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होकर मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया। मुझे सनम की सिसकियों के साथ रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो अभी तक सुर्ख लिबास में थी। सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, माथे पर झूमर था और मांग टीका था। वो मेरे बेड पर मेरी इजाज़त के बगैर बैठी हुई थी। मेरे वजूद में इश्ताहाल की लहरें दौड़ने लगी और मैं फ़ौरन उसके करीब गया और उसे खींचकर बेड से उतारा और ज़मीन पर धक्का दे दिया। मैंने हकारत से उसे देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की? तुम्हारी औकात मेरे कदमों में बैठने की है। मैंने उसे उसकी औकात बताई। वो रोती हुई मुझे कहने लगी, अम्मी अब्बू के पास जाना है। उसने एक ही रट लगाई हुई थी। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसे एक थप्पड़ मार दिया। अब वो खामोश हो चुकी थी। उसके चेहरे पर थप्पड़ों और जख्मों के निशान थे। यकीनन अम्मा भी और नाज़रीन ने उसे बहुत मारा था। सनम की आंखें सुर्ख थीं। जब मैंने उसका बाजू पकड़ा तो मुझे एहसास हुआ उसे बहुत तेज़ बुखार है, लेकिन उसकी फिक्र किए बिना मैं वापस अपने बेड पर आकर बैठ गया और सिगरेट सुलगाने लगा। सिगरेट के कश लगाता हुआ मैं सनम को ज़मीन पर बैठे हुए बेआवाज़ रोता हुआ देख रहा था। उसे देखकर मुझे नए सिरे से वो सब याद आने लगता था। मैंने सिगरेट एस्ट्रे में फेंकी। अब मैं उठा और सनम को बाजू से पकड़कर उठाया। उसका दुपट्टा खींचकर उतारा और उसकी ज्वेलरी नोच नोच कर उतारने लगा। वो डर गई थी। मैंने उसे बेड पर धक्का दिया और खुद उसके करीब जाने लगा। मेरी आंखों के सामने बार बार वो मंजर चलने लगा था, जिस वजह से आज मैंने सोच लिया था कि इन गुनाहों का अज़ाल अब सनम ही करेगी। ये कुछ अर्सा पहले की बात है। मेरी छोटी बहन रामीन की मंगनी थी। रामीन मुझसे 7 साल छोटी थी। जब उसने 14 जमातें पढ़ी तो हम लोगों ने उसकी मंगनी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ख़ानदान में ही हमने उसका रिश्ता तय किया। हम सब तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। जब मैंने उससे वजह मालूम की तो वो बोली कि पढ़ाई की टेंशन है, इसलिए थोड़ा उदास हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने अपना फ़ैसला बदला और उसे मौका दिया कि वो 16 जमातें मुकम्मल कर ले, उसके बाद ही उसकी शादी कर दी जाएगी। वरना हमारे ख़ानदान में रिवाज था 14 जमातें पढ़ते ही लड़की की शादी हो जाती थी। काश मुझे मालूम होता कि मेरा ये फ़ैसला मुझे सारी उम्र पछताने पर मजबूर कर देगा। मंगनी की तकरीब के कुछ दिनों बाद ही रामीन का रवैया अजीब सा हो गया। वो काफ़ी हंसमुख सी लड़की थी, मगर अब खामोश रहने लगी थी। ना ज़्यादा हंसती थी ना बोलती थी। हर वक्त कमरे में कैद रहती थी। उसका पढ़ाई को भी दिल न करता। मैं कई मरतबा रामीन से उसके बदले हुए रवैये की वजह पूछ चुका था, मगर उसकी जानिब से कभी कोई तसल्ली बख्श जवाब न आया। घर के सब अफराद रामीन के बदले हुए रवैये को देखकर फिक्रमंद थे। एक दिन मैं डेरे से जल्दी घर आ गया था। बड़ी भूख लग रही थी, इसीलिए माँ भी से फौरी खाना तैयार करवाने को कहा। रामीन के कॉलेज से वापस आने का वक्त हो चुका था। नाज़नीन मेरी बहन रामीन से छोटी थी। वो प्राइवेट एफए कर रही थी। अम्मा भी ने खाना टेबल पर लगा दिया था। खाने में मेरे पसंदीदा आलू के पराठे थे। मैं ये सोचकर कुर्सी खींचकर बैठ गया कि आज तो 2 पराठे खाऊंगा, लेकिन मैं क्या जानता था कि आज मेरे नसीब में खाना खाना लिखा ही नहीं था। अभी मैंने पहला लुकमा ही लिया था जब मेरी बहन रामीन हवेली में दाखिल हुई। वो बुलंद आवाज़ में रो रही थी। उसके साथ उसकी 2 सहेलियां थीं। रामीन के सफ़ेद यूनिफॉर्म में जगह जगह मट्टी लगी हुई थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। रोने के बायस काजल बहकर गालों को स्याह कर गया था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। हम सब फौरी रामीन की जानिब भागे, जो अब बेहोश हो चुकी थी। जो उसकी सहेलियों ने हमें बताया, उसे सुनकर हम सब की रूह फना हो गई। रामीन के साथ किसी ने ज्यादती की थी। पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई थी। मेरा खून खौल रहा था। दिल कर रहा था कि हर शय को तहस नहस कर दूं। अपनी बहन से मैंने उसके मुजरिम के बारे में पूछा, ताकि उसे ढूंढ निकालूं और सरेआम कोड़े मारूं और अपने हाथों से गोली मार दूं। मगर मेरी बहन एक लफ्ज़ नहीं बोल रही थी। उसने फ़कत इतना कहा कि वो अपने मुजरिम को नहीं जानती। मैंने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली।
सदमे के मारे दोबारा रामीन बेहोश हो चुकी थी और फिर हम सब लोगों ने उस मुजरिम को ढूंढने के लिए गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन किसी जगह भी वो मुजरिम न मिल सका। कई दिन हम उसे ढूंढते रहे, फिर थक हार कर बैठ गए। अलबत्ता अपने खास आदमी और दोस्त फरीद को मैंने हुक्म दे रखा था कि वो मुजरिम की तलाश जारी रखे। इस वाक़े को 3 माह गुजर गए। सब खत्म हो चुका था। जिस हवेली में पहले खुशियां अपना मस्कन बनाए हुए थी, अब वहां गम के डेरे थे। लोग रामीन पर उंगलियां उठाने लगे थे। हर कोई उसे बातें सुनाता था। कई लोगों का तो मैं मुंह बंद भी कर चुका था। उसकी मंगनी भी टूट चुकी थी। उसके ससुराल वालों ने उसको बुरा भला कहा और मंगेतर भी मुंह मोड़ कर चला गया। गांव वाले रामीन को कभी रहम भरी निगाहों से देखते तो कभी हिकारत भरी निगाहों से देखते। रामीन की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और यूं ही एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। जिस दिन रामीन इस दुनिया से गई, वो दिन हम सब के लिए बड़ा भारी था। मेरी आंखें इंतकाम लेने के लिए जुनून में सुर्ख हो गई थी। मैंने अज़म कर लिया था कि जिस दिन मेरा दुश्मन मुझे मिल गया, उसका वो हाल करूंगा कि सारा ज़माना देखेगा। मैंने फरीद को काम पर लगाया हुआ था और यूं सब कुछ मामूल पर आता गया और इस वाक़े को 1 साल बीत गया। हम सब की आंखों में आंसू आ जाते थे जब हम रामीन के बारे में सोचते थे, उसे याद करते थे। साथ ही साथ मैं सोचता कि काश मैं उस वक्त उसकी शादी कर देता। अगर मैं रामीन की पढ़ाई की वजह से उसकी शादी डिले ना करता तो शायद रामीन के साथ वो सब ना होता और शायद रामीन आज जिंदा भी होती। कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा था जैसे फरीद मुझसे कुछ कहना चाहता है। फरीद को ही मैंने इस काम पर लगाया था कि वो हर पल मुजरिम की तलाश में रहे। मैं जब फरीद से पूछता कि क्या बात है तो वो बात गोल कर जाता। मुझे यूं लगने लगा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। फिर जब मैं इस बात का उससे इजहार करता तो वो कहता कि मैं आपसे क्या छुपाऊंगा, आज तक क्या मैंने आपसे कभी कुछ छुपाया है। उसकी बात सुनकर मैं उस पर शक करना बंद कर देता। वैसे भी वो ठीक कह रहा था। वो मेरा वफादार साथी भी था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि फरीद मेरे साथ क्या कर रहा था। जल्द ही ये राज खुलने वाला था। मेरा छोटा भाई नवीद कुछ गुस्से में रहता था। उसका कहना था कि गांव के किसी दूसरे कबीले के एक लड़के से उसकी किसी बात पर लड़ाई हो गई है। पहले तो नवीद ने मुझे लड़ाई की असल वजह नहीं बताई, फिर खुद ही कुछ दिन बाद वो उदास सा चेहरा लिए मेरे पास आया और बोला कि दूसरे कबीले की एक लड़की है। वो कबीले के लोग गरीब हैं। उस लड़की का नाम माया है। मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, मगर वो नहीं करती। यूं मैं छुप छुप कर उससे मिलने जाता हूँ ताकि उसे शादी के लिए कायल कर सकूँ। उसका बड़ा भाई ये बात जान गया है। बस इसी सिलसिले में हमारी लड़ाई हो गई है। वो किसी सूरत मुझसे अपनी बहन की शादी नहीं करवाना चाहता। जब नवीद अपनी बात बताकर खामोश हो गया तो मैं गुस्से में उसे देखने लगा। मैंने उसे समझाया कि गरीब लोगों में शादी करना हम लोगों के खानदान की रिवायतों के खिलाफ है, इसीलिए तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैंने उसे समझाया तो वो मायूसी से मुझे देखने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि उसे मेरी बात समझ आई थी या नहीं। मैंने उससे कहा कि इस बारे में अम्मा भी, दादाजान या अब्बू को मत बता देना, वरना हंगामा होगा। नवीद इजाब में सर हिलाकर वहां से चला गया। मैं नहीं जानता था कि आज रात में अपने भाई को आखिरी बार देख रहा था। अगले दिन किसी काम के सिलसिले में मैं शहर से बाहर चला गया। कुछ दिन मैं गांव से दूर रहा। जब वापस गांव आया तो घर पर नवीद नहीं था। मैंने नवीद के बारे में पूछा तो घर वालों ने लाइल्मी का इजहार किया कि वो नहीं जानते कि आज नवीद कहाँ गया है। मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी जब घर में हंगामा होने लगा। फरीद नवीद को खून में लथपथ घर लाया था। नवीद को गोलियां लगी थी और ये गोलियां माया के भाई मुनीब ने मारी थी। ना सिर्फ उसे, बल्कि उसने अपनी बहन को भी गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था। उसकी बहन मारी गई थी और नवीद जिंदा न रह सका। एक और कयामत हम पर टूट पड़ी थी। पहले मेरी बहन मर गई और अब मेरा भाई। मैं सोच चुका था कि मैं कसास लूंगा, खून के बदले खून। मगर फरीद ने मेरे कान में कहा कि उसे मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है, एक ऐसी बात जो काफ़ी अरसे से उसने मुझसे छुपा रखी है। फरीद की बात सुनकर मैं चौंका। फरीद का रंग जर्द पड़ा हुआ था। मैं फरीद के साथ अपने कमरे में आया तो वो बोला, मैं जानता हूँ रामीन बीबी का मुजरिम कौन है। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया और चीख कर पूछा कि बताओ कौन है मुजरिम। पहले तो वो खामोश रहा और उसकी खामोशी मुझे गुस्सा दिलाने लगी। मैंने उसे गिरबान से पकड़ लिया और सवाल करने लगा। वो कहने लगा, रामीन बीबी का मुजरिम वही है जिसने आपके भाई को कत्ल किया है, वही मुनीब। रामीन बीबी मुनीब से प्यार करती थी, मगर मुनीब ने उनके साथ वो कर दिया जिसके बारे में रामीन बीबी ने सोचा तक नहीं था। मैं सब जान गया था और आपको बताना चाहता था, लेकिन रामीन बीबी ने मुझे कसम दी थी कि अगर मैंने इस बारे में किसी को भी बताया तो वो अपनी जान ले लेंगी। वो मुनीब से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए नहीं चाहती थी कि मुनीब को सज़ा हो। फरीद शर्मिंदगी लिए मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी क्योंकि उसने मुझे इतनी बड़ी बात से लाइल्म रखा।
फरीद मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए बोला, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ कि आप मुनीब से किस तरह बदला लें। उसने मुझे तफसील बताना शुरू की। मैं चुपचाप अब उसकी बात सुन रहा था। जब उसकी बात मुकम्मल हुई तो मैंने अपनी मूंछों को ताव दिया और दिल में सोचने लगा कि हाँ मुनीब, जलील इंसान कहाँ बचकर जाएगा मुझसे। मेरे प्यारे भाई नवीद की तदफीन से पहले जिरगा बुलाया गया। मुनीब को उसके घर वालों समेत मेरे लोग उठा लाए थे। उस वक्त सब जिरगे में बैठे हुए थे। जिरगे के सरदार ने यह इख्तियार हमें दिया था कि हम दियत लेते हैं या कसास, मगर मैंने उनके आगे अपना यह फैसला रखा कि मैं मुनीब की छोटी बहन सनम से निकाह करना चाहता हूँ। जो कुछ मेरी बहन और मेरे भाई के साथ मुनीब ने किया, उसके बदले मुझे इसकी बहन से शादी करनी है। ये सुनकर मुनीब तड़प उठा और उसे तड़पता देखकर मेरे दिल में खुशी के जज्बात पैदा हुए। यही तो मैं चाहता था कि वो तड़पे। जिरगे के सरदार ने मेरे इस फैसले का एहतराम किया था। वैसे भी ये कोई नई बात नहीं थी, गांव में सदियों से वनी की रस्म चली आ रही थी। जिरगे वालों ने फैसला किया कि कल ही सनम से मेरा निकाह होगा। अगर मुनीब ने या उसके घर वालों ने इस फैसले को ना माना तो मुनीब को कत्ल कर दिया जाएगा और उसके खानदान वालों को ये गांव छोड़ना होगा। ये फैसला सुनकर मुनीब समेत उसके खानदान वालों पर बिजलियां गिर गईं। जिरगा बर्खास्त हो गया। अगले दिन फैसले के मुताबिक मैं मुनीब के घर पहुंच गया था। सनम को मैं पहली बार देख रहा था। वो बहुत छोटी थी, मगर सनम के अलावा अब मुनीब की कोई और बहन नहीं थी। माया को तो वो मार चुका था, इसलिए अब मेरे पास सनम से शादी करने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैं दिल में सोच रहा था कि इतनी आसानी से तो मैं मुनीब को माफ़ नहीं करूंगा। पहले सनम के ज़रिए से तड़पाऊंगा और फिर मुनीब को खुफिया तौर पर मरवा दूंगा। मगर मैं नहीं जानता था जो मैं सोच रहा हूँ उसके बरक्स हो जाएगा। आज इस वाक़े को 1 माह गुजर चुका था और इस रात से कोई भी वाकिफ़ नहीं था कि सनम के साथ मैंने क्या किया था। इस बारे में सिर्फ मैं और फरीद जानते थे। चूंकि सनम को उसके घर वालों से हर ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था, इसलिए उसके माँ बाप और भाई ये भी नहीं जानते थे कि सनम के साथ क्या हुआ। अम्मा भी मुझे गुस्से में कहती थी, तू बताता क्यों नहीं, तूने क्या किया है। मैंने सोचा था खूब बदला लेंगे उससे, अपनी बेटी और बेटी की मौत का बदला लूंगी उससे। मुझे तो लगता है तुझे उस पर तरस आ गया है, कहीं तो उसको उसके घर वालों के पास तो नहीं छोड़ाया। अम्मा भी की बातें सुनकर मैं बेबसी से उनको देखने लगता। इस तरह कुछ वक्त और गुजर गया। रातों को अक्सर मैं उठ जाता था और फिर मुझे नींद नहीं आती थी। अक्सर ख्वाबों में सनम दिखाई देती। मुझे लग रहा था कि मैं दिमागी तौर पर पागल हो जाऊंगा। एक दिन मैं दुकान से जल्दी घर आ रहा था जब मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़का नाज़नीन के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा था। नाज़नीन चीख रही थी। मैंने बगैर सोचे समझे अपनी पिस्तौल निकाली और उस लड़के की खोपड़ी में दे मारी। मैं डर गया था कि जिस तरह रामीन को हवस का निशाना बनाया गया और हमने उसे खो दिया, कहीं ऐसा नाज़नीन के साथ ना हो जाए। नाज़नीन भागती हुई मेरे पास आई और मेरे गले से लग गई। उसने मुझे बताया कि कॉलेज से आते जाते वक्त अक्सर ये लड़का उसे तंग करता था। मैं दिल में सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ जो मैंने उस लड़के को मारकर अपनी बहन की इज्जत को हमेशा के लिए महफूज कर दिया। मैंने उससे कहा, नाज़नीन अब तुम कॉलेज नहीं जाओगी, प्राइवेट पढ़ोगी। मैं उसे कह रहा था। यह खबर बहुत जल्द फैल गई कि मैंने उस लड़के को मार दिया है। मुझे लगा था कि मैंने उस लड़के को मारकर ठीक किया है, मगर मैं नहीं जानता था कि इस मर्तबा फैसला मेरे हक में नहीं होगा। मुझे यह गलतफहमी थी कि इस मर्तबा भी जीत मेरी होगी। जब जिरगा बैठा तो फैसला किया गया कि पिछली मर्तबा मुनीब वाले केस में उसकी बहन तावान की सूरत में वनी होकर आई थी। इस मर्तबा मेरी बहन नाज़नीन वनी होकर जाएगी और उस मारे गए लड़के के बड़े भाई की बीवी बनेगी। ये फैसला सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने मुजाहिमत की कोशिश की तो जिरगे वाले मुझे गोया काट खाने को दौड़े। जिरगे का फैसला हर सूरत मानना होता है, वरना हम लोग गांव बदल भी किए जा सकते थे। हम लोग अब बेबस हो चुके थे क्योंकि हमने तो बड़े धड़ल्ले से मुनीब की बहन को मांग लिया था। अब वक्त आ गया था कि वो वक्त हम पर भी गुजरे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नाज़नीन को यहाँ से भगा दूंगा। मेरी अब एक ही बहन रह गई थी। आज रात मैंने उसे गांव से शहर भिजवाने का प्लान बनाया। सब तैयारियां चुपके से हुई थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चुपके से कोई हम पर नजर रख रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसी खानदान के लोग थे जिनका भाई मेरे हाथों मारा गया था। जिरगे में मैंने उस जलील लड़के की असलियत बताई थी, मगर जिरगे वालों को कहना था कि कोई कितना बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले, उसे अपने हाथों से मारना जायज़ नहीं। इसका इख्तियार आम आदमी अपने हाथ में नहीं ले सकता। जब रात के पहर हमने नाज़नीन को भगाना चाहा तो ऐन उसी वक्त उस लड़के के खानदान वाले जिरगे वालों को भी ले आए। यूं हम सब बुरी तरह पकड़े गए और सज़ा के तौर पर मुझे 1 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई। यूं मैं अपनी बहन की शादी में शिरकत किए बगैर ही जेल चला गया। जेल में भी मुझे सुकून न आया। हर पल मेरी आंखों के सामने मेरी बहनें और सनम आ जाती थी।
जब 1 माह बाद जेल से छूट कर आया तो अम्मा भी मेरे गले लगकर रोने लगी। उन्होंने बताया कि नाज़नीन की हालत बहुत ख़राब है, उस पर बड़ा जुल्म होता है। उनकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मुझे अपनी बहन बड़ी अजीज थी। जब मैं उसके ससुराल गया तो उसकी हालत देखकर दिल मुंह को आ गया। मेरी तरफ देखकर वो गुस्से में बोली, भाई, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने इस्लामी तालीमात को ठुकरा दिया। इस्लाम में क़सास या दियत होती है, लेकिन आपने उन दोनों को ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अपनी मर्जी से एक जालिमाना रस्म का इंतखाब किया। बेचारी बच्ची सनम से शादी कर ली। उस पर एक ही दिन में इतना जुल्म ढाया। ये आपके साथ मकाफात अमल हो रहा है। आपने सनम यानी एक ऐसी लड़की को सजा दी जिसने कोई गुनाह किया ही नहीं था। समझ जाएं आप और यहां से चले जाएं। नाज़नीन की बात सुनकर मैं टूट कर रह गया। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने अल्लाह की नाफरमानी की थी। हालांकि मुझे इख्तियार था कि मैं दियत वसूल करता या क़िसास लेता, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से जानबूझकर मुनीब और उसके ख़ानदान वालों को अजियत देने की गर्ज से सनम से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। बिलाशुबा वनी की रस्म इंतहाई ज़ालिमाना थी, जिसमें दुल्हन के साथ जानवरों वाला सलूक किया जाता था। उसे ऐसी जुर्म की सज़ा दी जाती थी जो खुद उसने किया ही ना था। मैं घर आया तो उस रात के बारे में सोचने लगा। उस रात मैंने सनम को बेड पर धक्का दिया था। उसका दुपट्टा और ज्वेलरी नोच नोच कर उतारी थी और फिर उसको मारने लगा। उसके मारने के बाद मैंने उससे अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया। मैंने अपनी बेकसूर बहन रामीन का बदला सनम से ले लिया था। बुखार और सदमे में गर्क सनम मेरा तशद्दुद बर्दाश्त न कर पाई और उसकी हालत ख़राब हो गई और उसने दम तोड़ दिया। वो मर चुकी थी। उसकी उम्र बहुत छोटी थी। मैंने फौरी फरीद को बुलाया और उससे कहा कि इसकी मौत के बारे में किसी को पता न चले, वरना बड़ी बदनामी होगी। अम्मा बी ने मुझे मना किया था कि मैं कभी सनम को अपनी बीवी तस्लीम न करूं, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए यहाँ आई थी ताकि हम लोग उससे अपने बहन भाई का बदला ले सकें। मैंने सिर्फ बदले की आग में सनम के साथ ताल्लुक़ कायम कर लिया था। फरीद के साथ मैंने उसे करीबी कब्रिस्तान में रात के पहर दफना दिया। सनम के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता था। अलबत्ता उसके बाद से सनम मुझे अक्सर ख्वाबों में नजर आती और अपना कसूर पूछती थी। आज नाज़नीन की बातों ने मुझे आईना दिखा दिया था। अगर मैं इस्लाम पर अमल करते हुए, खून के बदले खून पर अमल करते हुए मुनीब से ही अपना बदला ले लेता और सनम को सज़ा न देता तो मेरे साथ भी मकाफात अमल ना होता। नाज़नीन को मेरे किए गए गुनाह की सज़ा न मिलती। अगले दिन ही मैंने जिरगा बुलाया और अपनी गलती तस्लीम करने के साथ साथ सनम की मौत के बारे में भी बताया। मेरे मुंह से मेरे जुर्म का एतराफ़ सुनकर जिरगे वालों ने मुझे 5 साल कैद की सज़ा सुनाई और मेरी बहन नाज़नीन को उसके जालिम ससुराल वालों से तलाक दिलवा दी। अगर मैं आज अपने जुर्म का एतराफ़ न करता तो मेरी बहन कभी इस जालिम रस्म के लिए बंधे हुए रिश्ते से आज़ाद न हो पाती। मैं जेल में जा चुका था और यहाँ आकर मुझे सुकून महसूस हो रहा था। अब मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि इस्लाम पर अमल करूँगा और हर किस्म के गुनाहों से बचूंगा। साथ ही साथ मुझे इस बात का अंदाज़ा भी हो गया था कि वनी जैसी जालिम रस्म को हमेशा के लिए हमें ख़त्म कर देना चाहिए। ये सब भी इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।